हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 12 के स्ट्रेट बोर्ड का एक नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, लाइन एंड प्लेन। ठीक है, न्यू चैप्टर का नाम है लाइन एंड प्लेन। एक्चुअली जो पुराना सिलेबस था, मतलब लास्ट ईयर का जो सिलेबस था, उसमें लाइन चैप्टर सेपरेट दिया हुआ था, प्लेन चैप्टर सेपरेट दिया हुआ था और एक 3 डायमेंशनल करके चैप्टर था, वो भी सेपरेटली गिवन दिया हुआ था। बट न्यू सिलेबस में आपका 3 डायमेंशनल चैप्टर नहीं है, उसको निकाल दिया गया है और लाइन और प्लेन चैप्टर जो लास्ट ओल्ड सिलेबस में सेपरेट दिए होते, इस न्यू सिलेबस में दोनों चैप्टर को कंबाइन कर दिया। ठीक है, चलो ठीक है, ये बात तो सही है कि लाइन और प्लेन को सेपरेट नहीं रखना चाहिए था, कंबाइन करना चाहिए था, क्योंकि जो एनसीईआरटी बुक्स है या अदर जो स्टेट की जो बुक्स है उसमें भी लाइन और प्लेन एक ही चैप्टर में कंसिडर किया, सेपरेट नहीं किया गया। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि उन्होंने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर को रिमूव कर दिया। अब मुझे ये नहीं समझ में आया कि उनका क्या अप्रोच था या किस अप्रोच के थ्रू उन्होंने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर को रिमूव कर दिया सिलेबस में से, जबकि विदाउट 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आप लोग लाइन और प्लेन नहीं पढ़ पाओगे, या काफ़ी हद तक 3 डायमेंशनल के कुछ डेफिनेशन है, कुछ पार्ट्स है जिसका यूज़ हम लोग लाइन और प्लेन चैप्टर में डिस्कस करने वाले। तो मैं आपको डायरेक्टली लाइन और प्लेन चैप्टर नहीं पढ़ाने वाला हूँ। पहले जो चैप्टर रिमूव किया गया है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसका जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसका यूज़ हमें लाइन और प्लेन चैप्टर में करना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर अब सिलेबस में नहीं है इस बार, तो हम लोग ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले। उन टर्मिनोलॉजीज को अच्छे से समझेंगे, उन कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे जिसका यूज़ हमें लाइन और प्लेन चैप्टर में करना है। ठीक है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ओके ओके, सो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यहाँ पे आने वाला है 3D। ठीक है ना, 3D के बारे में आने वाला है। 3D के बारे में आएगा, इसका मतलब यहाँ पे 3 एक्सिस डिस्कस होने वाली है। ठीक है, 3 एक्सिस के हमें यहाँ ज़रूरत गिरेगी। मान लो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस, ऐसे 3 एक्सिस रहेंगे। ठीक है, ये तीनों एक्सिस एक दूसरे को कैसे होने वाली है, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, 3 एक्सिस रहेगी, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। ये तीनों एक्सिस एक दूसरे को कैसे होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, और अब एक डायरेक्टेड लाइन है। डायरेक्टेड लाइन का मतलब एक वेक्टर है। ठीक है, एक वेक्टर OP हमें गिवन है, लेट्स से ये है वेक्टर OP। ठीक है, इस वेक्टर OP ने x एक्सिस के साथ, इस वेक्टर OP ने x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल तैयार किया है, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल तैयार किया है और z एक्सिस के साथ गैमा एंगल तैयार किया है। एक लाइन है, एक वेक्टर है OP, जिसने x एक्सिस के साथ अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गैमा। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, वेक्टर OP मेक्स एन एंगल, वेक्टर OP मेक्स एन एंगल अल्फा, बीटा एंड गैमा विथ x, y, z एक्सिस। इसके साथ x, y, z एक्सिस के साथ। तो ये जो अल्फा है, अल्फा, बीटा, गैमा, इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन एंगल। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल। इतना बात क्लियर होगी। अब आप ये सोचो कि अगर ये लाइन वेक्टर OP जो है, वेक्टर OP x एक्सिस पे ही होता, अगर ये वेक्टर OP x एक्सिस पे होता, तब डायरेक्शन एंगल क्या होते हैं, x एक्सिस के साथ कितना एंगल होता, 0, y एक्सिस के साथ 90 और z एक्सिस के साथ 90। ठीक है, देखो बात समझो, ये जो वेक्टर OP है, ये वेक्टर OP इस साइड नहीं होते हुए कहाँ पर होता, x एक्सिस पे होता, तो फिर वो खुद के साथ कितना एंगल तैयार करता, मतलब अल्फा कितना होता, 0, y एक्सिस के साथ कितना एंगल तैयार करता, 90, मतलब बीटा कितना होता, 90, z एक्सिस के साथ कितना एंगल तैयार करता है, 90, यानी कि गैमा क्या होता है, 90। तो आप ऐसा बोल सकते हो, डायरेक्शन एंगल ऑफ x एक्सिस। ठीक है, जो लाइन कहाँ पर है, x एक्सिस पे है।
अब वो एक्स एक्सिस पे बोलो या एक्स एक्सिस के ही डायरेक्शन एंगल बोलो, तो अल्फा कितना हो जाएगा 0, क्योंकि वो लाइन कहाँ पे लाई कर रही है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, तो खुद के साथ कितना एंगल तैयार करेगा, खुद के साथ 0, मतलब अल्फा 0। बीटा कितना हो जाएगा 90, वाई एक्सिस के साथ 90 करेगा, और गामा कितना हो जाएगा 90। बात समझ में आ रही है? ओके केवल अब मान लो कि यही लाइन वाई एक्सिस पे होती, कहाँ पे होती, वाई एक्सिस पे, तो फिर डायरेक्शन एंगल ऑफ वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन एंगल क्या हो जाते हैं, वाई एक्सिस के डायरेक्शन अल्फा कितना होता है, अल्फा हो जाता है 90, क्योंकि ये जो लाइन है अगर ये वाई एक्सिस पे होती तो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल तैयार करता। बीटा कितना होता, ये जो लाइन है वाई एक्सिस पे होगी, तो बीटा क्या है, बेसिकली बीटा एंगल है, किसने, उस वेक्टर ओपी ने, किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ। अगर वो लाइन वाई एक्सिस पे है तो बीटा कितना रहेगा, 0 रहेगा, और गामा कितना हो जाएगा 90। बात क्लियर होगी इतना? और फिर डायरेक्शन एंगल ऑफ जेड एक्सिस, डायरेक्शन एंगल ऑफ जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस में अल्फा कितना आ जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो वेक्टर ओपी है ये कहाँ पर है, जेड एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल तैयार करेगा 90, यानी अल्फा रहेगा 90। बीटा कितना हो जाएगा, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल तैयार करेगा बीटा, और वो भी कितना रहेगा 90, और गामा कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं ना, अल्फा बीटा गामा क्या होता है, अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स मेड बाय डायरेक्टेड लाइन या वेक्टर विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और इसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्शन एंगल। तो फिर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन एंगल कितने हो जाएंगे 0 90 90, वाई एक्सिस के डायरेक्शन एंगल कितने होंगे 90 0 90, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन एंगल कितने हो जाएंगे 90 90 0। तो डायरेक्शन एंगल ये कंसेप्ट समझ में आ गया, डायरेक्शन एंगल क्या है। ओके, अब एक नोट देखो, नोट अब जैसे कि बात यह है कि ये जो लाइन है, ये लाइन वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल तैयार कर रही है बीटा, तो वाई एक्सिस के साइड तो ये दूसरे तरफ भी एंगल तैयार करेगी। देखो ये वेक्टर ओपी हो गया, इसने एक वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल तैयार किया बीटा, तो एक एंगल तो इस साइड भी तैयार हो जाएगा वाई एक्सिस के साथ, अगर ये नेगेटिव वाई एक्सिस है तो एक देखो ये लाइन होगी ना वेक्टर ओपी, इसने वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल तैयार किया, तो ये एंगल कितना रहेगा, ये भी तो वाई एक्सिस के साथ ही है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, टोटल एंगल कितना पाई, इसमें से ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये एंगल कितना हो जाएगा पाई माइनस बीटा। तो इसका मतलब डायरेक्टेड लाइन बोल दो या वेक्टर बोलो, डायरेक्टेड लाइन makes an angle with principal axis प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब जैसे ये एक्स एक्सिस है तो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, निगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगी। ये वाई एक्सिस है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस निगेटिव वाई एक्सिस। ये जेड एक्सिस है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस निगेटिव जेड एक्सिस। तो उसी लाइन ने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितना एंगल तैयार किया होगा, एक होगा पाई माइनस अल्फा, एक हो जाएगा पाई माइनस बीटा, और एक हो जाएगा पाई माइनस गामा। ये क्लियर हो गया। देखो फिर से एक बार, ये वाई एक्सिस है, सॉरी ये डायरेक्टेड लाइन है, इसने वाई एक्सिस के साथ, देखो वाई एक्सिस से कितना एंगल तैयार किया बीटा, तो एक वाई एक्सिस तो इधर भी है ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा पाई माइनस बीटा। उसी तरीके से एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल तैयार हो गया अल्फा, तो एक एंगल कितना तैयार हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल तैयार किया गामा, तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा जेड एक्सिस के साथ पाई माइनस गामा। मतलब कोई भी एक डायरेक्टेड लाइन या एक वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ दो तरीके के एंगल तैयार करती है। एक एंगल अगर आप अल्फा कह रहे हो तो दूसरा एंगल कितना आ जाएगा पाई माइनस अल्फा, एक एंगल अगर बीटा है तो दूसरा पाई माइनस बीटा, एक गामा है तो तीसरा पाई माइनस गामा। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। ओके, तो अभी आपने देखा डायरेक्शन एंगल के बारे में, ठीक है ना, डायरेक्शन एंगल। अब आते हैं डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, अल्फा बीटा गामा आर डायरेक्शन एंगल, अल्फा बीटा गामा क्या है डायरेक्शन एंगल है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा
कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा आर डायरेक्शन कोसाइन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। मतलब जो डायरेक्शन एंगल है उसी का कोसाइन, मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा, इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। अच्छा, इसको एक और भी लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, ये बात समझ में आ गई। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। कॉस अल्फा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। कॉस बीटा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। कॉस गैमा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। ठीक है, ओके। तो अब नोट देखो, नोट क्या है कि फिर अगर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, अगर किसी ने हमें पूछा कि डायरेक्शन कोसाइन किसके? एक्स एक्सिस के, तो पहले तो ये देखते डायरेक्शन एंगल क्या होते थे। अभी हमने देखा था डायरेक्शन एंगल क्या होते हैं? 0, 90, 90, यानी अल्फा 0 है, बीटा 90 है, गामा 90 है। तो कॉस 0 कितना होता है? 1, कॉस 0 1, कॉस 90 कितना होता है? 0, और कॉस 90 कितना होता है? 0। यानी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस कितना होता है? 1, 0, 0। वैसे फिर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन एंगल क्या होते हैं? वाई एक्सिस के डायरेक्शन एंगल 90, 0, 90। तो कॉस 90 0, 1, 0 हो जाएगा। फिर वैसे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस, ये फर्स्ट नोट, ये सेकंड नोट और ये थर्ड नोट। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस ये कितना होगा? 0, 0, 1 हो जाएगा, 0, 0, 1। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ओके, एक फोर्थ नोट भी आप ध्यान रखो। हालांकि जो पुराना सिलेबस था उसमें इसका बाकायदा प्रूफ था, बट अभी आपने को पुराने सिलेबस में जाना नहीं है। ठीक है, क्या कहता था? ये कहता था कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल्स टू 1। ये एक नोट है, ये अपने को याद रखना पड़ेगा, इसकी ज़रूरत अपने को गिर सकती है आगे जाके। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा। अच्छा, इसको ऐसे बोल सकते हैं अपन, कॉस अल्फा को एल से रिप्रेजेंट किया तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो डायरेक्शन कोसाइन समझ में आ गया। अल्फा बीटा गैमा का कोसाइन, मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा, उसको क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। कॉस अल्फा को एल से दिखाते हैं, कॉस बीटा को एम से दिखाते हैं, कॉस गैमा को एन से दिखाते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन कितने हो जाएंगे? 1, 0, 0। वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन कितने हो जाएंगे? 0, 1, 0। जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन कितने हो जाएंगे? बोलो, जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन 0, 0, 1। एक फोर्थ नोट अपने को क्या ध्यान रखना है? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा की वैल्यू कितनी होती है? 1। अच्छा, कॉस अल्फा को एल से दिखाते हैं इसलिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये जो था ना, ये जो पॉइंट है, ये पुराने सिलेबस में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर था और इसका बाकायदा प्रूफ बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता था। बट अब वो चैप्टर ही रहा नहीं, तो हम उसके प्रूफ पे वगैरह ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, ठीक है। तो हमने डायरेक्शन एंगल डिस्कस कर लिया, हमने डायरेक्शन कोसाइन डिस्कस कर लिया। अब डिस्कस करेंगे डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो क्या होते हैं? एक्चुअली बात क्या है ना कि डायरेक्शन कोसाइन का यूज़ करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। मतलब हम पूरी तरीके से डायरेक्शन कोसाइन पे निर्भर नहीं रह पा रहे थे, या डायरेक्शन कोसाइन कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स को टफ कर रहा था, कैलकुलेशन पार्ट बहुत लेनी कर रहा था। तो उसको सिंपल बनाने के लिए डायरेक्शन रेशो का यूज़ किया गया। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन के अंदर कहीं ना कहीं क्या आता है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा। तो प्रॉब्लम हो जाती थी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा के वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाइज कर दिए। किसके बीच में? -1 से 1 के बीच में लाइज कर दिए। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाते थे क्योंकि डेसिमल पार्ट ज़्यादा आ जाता था। तो उसको थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए हमने क्या कर दिया ना, एक नई टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया और उसको बताया हम लोग डायरेक्शन रेशो। अभी डायरेक्शन रेशो क्या काम करता है? जैसे मान लो आपके पास क्या है? एल एम एन है, एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन, एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन। इफ एनी
रियल इफ एनी रियल नंबर ए बी सी, अगर कोई भी रियल नंबर है ए बी सी, सच दैट इस तरीके से कि L अपॉन ए करने पे m इज इक्वल्स टू m अपॉन बी इज इक्वल्स टू n अपॉन सी। L अपॉन ए, m अपॉन बी और n अपॉन सी, ये तीनों अगर इक्वल आते हैं देन A B C आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशोज। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशो। देखो LMN क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। तो L अपॉन ए इज इक्वल्स टू m अपॉन बी इज इक्वल्स टू n अपॉन सी। अगर ऐसे तीन मतलब L अपॉन ए का रेशो, m अपॉन बी का रेशो और n अपॉन सी का रेशो अगर इक्वल आता है तो ए बी सी को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशो। ठीक है, ये क्या फ़ायदा होगा ना, इसका फ़ायदा क्या होने वाला था, ए बी सी से क्या हमें फ़ायदा होगा। जैसे मान लो कि L की वैल्यू कितने 0.3 है, L क्या है, कॉस अल्फ़ा है, L क्या है, कॉस अल्फ़ा है। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहेगी। तो अगर मान लो L की वैल्यू 0.3 है, M की वैल्यू 0.2 है और N की वैल्यू क्या है, N की वैल्यू है 0.1 है। तो इसको एक अच्छे से नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, एक बहुत ही सिंपल से नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, क्या मैं 0.3 को ऐसे लिख सकता हूँ 3/10? क्या मैं 0.2 को ऐसे लिख सकता हूँ 2/10? क्या मैं 0.1 को ऐसे लिख सकता हूँ 1/10? ठीक है, तो इससे फ़ायदा देखो क्या होने वाला है। अगर ये मान लो ये चीज़ किसी ना किसी के इक्वल में है के, L बाय ए किसके इक्वल में है के, तो L इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A इंटू के हो जाएगा। L इज इक्वल्स टू A इंटू के हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे L अगर 0.3 है, L अगर 0.3 है तो A इंटू के का मतलब कितना हो गया, 3/10 हो गया। A इंटू के का मतलब क्या होगा, 3/10 हो गया। 3/10 का मतलब कितना, 3 इंटू 1/10। तो देखो A क्या बन गया, 3 बन गया। A क्या बन गया, 3 बन गया। वैसे 0.2 L इज इक्वल्स टू A के है, तो M इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, M इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, B के हो जाएगा। तो M कितना था, 0.2 था, तो B इंटू के कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1/10 हो जाएगा। ठीक है, वैसे N इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C के, तो 0.1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 इंटू 1/10 हो गया। तो देखो B कितना बना है ऐसे 2, C कितना बन गया ऐसे 1, और K क्या है, हर एक इसमें K कैसा है, सेम है, 1/10 है। मतलब बात यह है कि इस कॉम्प्लिकेटेड जो डेसिमल वाला जो पार्ट था उसको रिमूव करने के लिए हमने क्या करते हैं, एक नंबर ऐसा पिकअप किया जो K है, एक नंबर ऐसा पिकअप किया जो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वो किसके बराबर में आ जाए, L के बराबर में आ जाए। एक ऐसा कांस्टेंट रेशो हमने ले लिया, ये एक कांस्टेंट नंबर ले लिया कि एनी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करना, एनी रियल नंबर का मतलब A B C को मल्टीप्लाई करने पे वो किसके बराबर में आ जाए, L M N के बराबर में, ताकि कैलकुलेशन पार्ट आपका ज़्यादा लेंदी ना हो। इसका सिर्फ एक ही एम था डायरेक्शन रेशो का कि कैलकुलेशन पार्ट बहुत लेंदी हो रहा था, इसलिए हमने क्या किया, एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया A के, कि मतलब L के जगह मैं क्या बोलूँगा, A इंटू के बोल दूँगा। जो मेरा 0.3 काम कर रहा था वही अब मेरा 3/10 काम कर रहा है, तो K कितना हो गया, 1/10 हो गया। बस इतना ही काम है। ठीक है, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा कुछ अपने को डिटेल में जाने की ज़रूरत है करके, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि A B C क्या है, डायरेक्शन रेशो, L M N क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। L M N भी लाइन से ही रिलेटेड है, A B C भी लाइन से ही रिलेटेड है। ओके, ठीक है, डायरेक्शन रेशो क्लियर हो गया आप लोगों को। डायरेक्शन रेशो क्या होते हैं, एक्चुअली आप ऐसा बोल सकते हैं डायरेक्शन रेशो जो है ये मल्टीपल है किसके, डायरेक्शन कोसाइन के। क्या बोल सकते हैं, डायरेक्शन रेशो आर मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो एक्चुअली बात यह है कि ये जो चैप्टर है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये सिलेबस में होता तो एकदम डिटेल में जाके पढ़ने में और मज़ा आता। ठीक है, बट इस सिलेबस में नहीं है, मुझे जल्दी से मेरे लाइन और प्लेन पे जाना है, इसलिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसी के बारे में आपको नॉलेज दे रहा हूँ। हमने डायरेक्शन एंगल देख लिया, डायरेक्शन कोसाइन देख लिया, डायरेक्शन रेशो देख लिया। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट बात है उसको ध्यान रखो कि कोई भी वेक्टर अगर है, कोई भी वेक्टर है, तो हर वेक्टर के अलॉन्ग में डायरेक्शन रेशो होते हैं, AI प्लस BJ प्लस CK। ठीक है, कोई भी वेक्टर है, किसी भी वेक्टर के अलॉन्ग में ये ABC क्या है, ABC क्या है, डायरेक्शन रेशो है। ABC आर
डायरेक्शन रेशो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। किसी भी वेक्टर के अलॉन्ग में डायरेक्शन रेशो, और किसी भी यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग में होता है डायरेक्शन कोसाइन, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, ठीक है। वेक्टर के अलॉन्ग में डायरेक्शन रेशो होते हैं, यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग में डायरेक्शन कोसाइन होता है। यहाँ पे एल एम एन क्या है, आर, एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अब हम देखते हैं कि ए और एल का आपस में क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, ये बात क्लियर होगा ना। ये अपने को ध्यान रखना है, किसी भी रेशो के अलॉन्ग में किसी भी वेक्टर के अलॉन्ग में डायरेक्शन रेशो होते हैं, किसी भी यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग में डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये क्या है, वेक्टर ए क्या है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने दोनों तरफ वेक्टर ए के मॉड से डिवाइड कर रहा हूँ, किससे, वेक्टर ए के मॉड से मैंने क्या करते हैं, डिवाइड। और वेक्टर चैप्टर में हमने इसको सीखा है कि वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर है, क्या होता है, यूनिट वेक्टर है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर है आई प्लस बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए जे प्लस सी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए के, ये होता है। अच्छा ये क्या मिला मुझे, यूनिट वेक्टर। तो अभी मैंने आपको बताया यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग में कौन होता है, डायरेक्शन कोसाइन। इसका मतलब ये जो है ये क्या है, एल है, एल। तो एल क्या है, ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए है, एम क्या है फिर एल, ये एम है, तो एम क्या हो गया, बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एल एम एन, तो एन क्या हो जाएगा, सी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा। अच्छा मॉड ऑफ वेक्टर ए तो पता है ना, वेक्टर ए का मॉड क्या होगा, वेक्टर ए का मॉड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हमारे पास एल अगर मुझे निकालना है तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एल एम निकालना है तो बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एल एम एन निकालना है एन, तो ये क्या हो जाएगा, सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट मैंने जो आपको बताया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी वेक्टर के अलॉन्ग में डायरेक्शन रेशो होते हैं, और किसी भी यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग में डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, ठीक है। अच्छा अगर आपको इसको और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना है, आपको लगता है कि सर ये सफिशिएंट नहीं है मेरे लिए, तो आप एक काम करो, मैंने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री JW मेन का एक फोल्डर बनाया हुआ है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री JW मेन का फोल्डर बना के, मतलब वो मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको वहाँ पे डिस्कस किया, तो आप जाके ये चीज़ें वहाँ पे भी देख सकते हो, ओके। बट एट दी पॉइंट, अगर आपको सिर्फ स्टेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो ये पॉइंट अपने को कुछ ध्यान रखना होता है, ये इसलिए क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो अभी आपको क्लियर हो गया कि एल क्या हो जाएगा, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एम क्या होगा, बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एन क्या हो जाएगा, सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा एल एम एन क्या है, एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशोज है। बात क्लियर हो गई, ओके। तो इतना नॉलेज आपके लिए सफिशिएंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ठीक है ना, और उनका आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। अगर आपको इतना पार्ट क्लियर है तो हम लोग अब हमारे लाइन एंड प्लेन चैप्टर पे आ सकते हैं, ठीक है। सो लाइन एंड प्लेन, लाइन एंड प्लेन, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, हर साल जो हम बच्चों को देखते हैं, नॉर्मली जब पेपर 2 की बात आती है, पेपर 2, तो उसमें 1-2 ऐसे चैप्टर है जिसमें उनको दिक्कत होती है, बट पेपर 1 की बात आती है तो उसमें सिर्फ एक ही ऐसा चैप्टर होता है जिनमें बच्चों को दिक्कत आती है, बाकी पेपर 1 के सारे चैप्टर ईजी है। लॉजिक आपने पढ़ा ही है, कोई दम नहीं है, मैट्रिक्स आपने देखा ही है, उसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी आपने पढ़ लिया, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टफ है, वेक्टर भी आपने देख लिया, ठीक है। लाइन एंड प्लेन में से मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों को प्लेन चैप्टर में थोड़ी सी दिक्कतें आती है, ठीक है ना। दिक्कतें क्यों आती है ये आप धीरे धीरे समझोगे, ठीक है। लाइन में तो उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइन बहुत सिंपल और बेसिक चैप्टर है, ज़्यादा कुछ इसमें लेंदी या ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं बनाया गया है। बट प्लेन एक चैप्टर है जिसमें थोड़ा सा टफनेस है, थोड़ा सा लेंदीपना है, थोड़ा सा, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको टफ लगेगा, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर कट है तो आपको ये टफ नहीं लगने वाला है। तो स्टार्ट करते लाइन के साथ।
ओके, सब थ्योरम नंबर 1 है इसमें, थ्योरम नंबर 1। तो थ्योरम नंबर 1 क्या कहता है? थ्योरम नंबर 1 कहता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक लाइन का वेक्टर इक्वेशन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, जो एक लाइन एक पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है, एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर। मतलब हमें क्या बनाना है, एक लाइन का वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो एक गिवन पॉइंट से पास हो रही है और एक वेक्टर उसको क्या है, पैरेलल है। तो कंडीशन क्या रही होगी वो समझते हैं। जैसे मान लो एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये है जेड एक्सिस, ठीक है। ये जैसे कि ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई आपकी लाइन एल, ठीक है, स्पेस में है। ये लाइन एल एक पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है, वो पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर ए। और पोजीशन वेक्टर वगैरह क्या होता है ये सबको पता ही है ना, ओरिजिन से, ठीक है। और इसे एक वेक्टर क्या है, पैरेलल है, लेट्स से वो पैरेलल वेक्टर है वेक्टर बी, ठीक है। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, वेक्टर बी ही लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बोला, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक लाइन है लाइन एल जो एक पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है, पॉइंट ए, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर कहाँ से होता है, ओरिजिन से, ठीक है। और इसी लाइन को एक वेक्टर क्या है, पैरेलल, देखो पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, ये वेक्टर बी क्या है, पैरेलल है। तो हमें ये देखना लाइन एल का इक्वेशन क्या होगा। तो लिखेंगे कैसे, लेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए, एक लाइन है जो कहाँ से पास हो रही है, पॉइंट ए से पास हो रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर का वेक्टर ए है, एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर बी, ठीक है। एक लाइन एल है जो कहाँ से पास हो रही है, पॉइंट ए से, जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है, और एक वेक्टर बी क्या है, उसको पैरेलल है, ये बोला हमने। तो यहाँ अब क्या हो गया ना, हम लोग क्या करते हैं, इसी लाइन के ऊपर एक एनी पॉइंट लेते हैं P, इसी लाइन के ऊपर एक एनी पॉइंट P लेते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर हम लोग क्या कहते हैं, R। तो कंसीडर एनी पॉइंट P whose position vector R on the line, हम लोग क्या करते हैं, एक एनी पॉइंट P लेते हैं लाइन पे, ठीक है। एनी पॉइंट है ये, वेरिएबल पॉइंट, एनी मतलब कहीं पे भी हो सकता है, वेरिएबल पॉइंट है। ये क्या हो गया, फिक्स पॉइंट हो गया, और ये क्या है, वेरिएबल पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या, वेक्टर है। तो क्या आप बोल सकते हो कि वेक्टर AP इज पैरेलल टू वेक्टर बी। देखो ये वेक्टर AP जो है वेक्टर B को कैसा है, पैरेलल है। तो वेक्टर AP इज पैरेलल टू वेक्टर B। अच्छा, दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो वेक्टर AP इक्वल्स टू क्या होता है, लैम्बडा वेक्टर B हो जाता है। हमने कहाँ सीखा ये चीज़, वेक्टर चैप्टर में सीखे। अच्छा, वेक्टर AP का मतलब हो जाएगा वेक्टर R माइनस वेक्टर A होगा। वेक्टर AP का मतलब क्या होगा, वेक्टर R माइनस वेक्टर A इज इक्वल्स टू लैम्बडा वेक्टर B हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि वेक्टर R इज इक्वल्स टू माइनस वेक्टर A को इस साइड लिख गए तो प्लस वेक्टर A लैम्बडा वेक्टर B। तो ये मिल गया हमें हमारे गिवन लाइन का वेक्टर इक्वेशन। ये जो गिवन लाइन है लाइन L, उसका वेक्टर इक्वेशन। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि कोई भी लाइन जो एक पॉइंट से पास हो रही है और उसका एक पैरेलल वेक्टर है, एक लाइन जो एक पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है, और एक वेक्टर को क्या है, पैरेलल है, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर R इज इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस लैम्बडा वेक्टर B। गॉट इट? इतना क्लियर होगा। वेक्टर A क्या है, वेक्टर A इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट थ्रू विच लाइन पासिंग। वेक्टर A क्या है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जहां से लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है। एंड व्हाट इज वेक्टर B? वेक्टर B इज पैरेलल वेक्टर टू द गिवन लाइन, गिवन लाइन नहीं, रिक्वायर्ड लाइन, जिस लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है उसको पैरेलल वेक्टर गिवन दिया है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर R इज इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस लैम्बडा वेक्टर B। ओके, ठीक है। तो अब आते हैं थ्योरम नंबर 2 पे, ठीक है। थ्योरम नंबर 2 में क्या बोला, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, मतलब दो टाइप की इक्वेशन रहेंगे। इसके पहले थ्योरम 1 में हमने क्या देखा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन और फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। तो थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट A, x1 y1 z1 उसके कोऑर्डिनेट है, एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो ABCR,
x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्टेशियन इक्वेशन। पिछले वाला इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? वेक्टर इक्वेशन। तो सेम कंडीशन है, उन्होंने क्या बोला है कि एक लाइन L है, जैसे ये लाइन L है, ये लाइन एक पॉइंट से क्या हो रही है? पास हो रही है, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है x1 y1 z1, x1 y1 z1। और क्या बोला गया है कि इस लाइन का डायरेक्शन रेशो तो एक वेक्टर के अलोंग में होते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि डायरेक्शन रेशो हमेशा क्या होंगे? एक वेक्टर के अलोंग में होंगे। तो इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है उसके अलोंग में होंगे डायरेक्शन रेशो, यानी AI प्लस BJ प्लस CK। बात को समझो अच्छे से। हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? कार्टेशियन इक्वेशन। इसके पहले क्या फाइंड आउट किए थे? वेक्टर इक्वेशन। कंडीशन सेम वही है कि एक लाइन है, एक पॉइंट से पास हो रही है और एक वेक्टर उसको क्या है? पैरेलल है। पिछली वाला जो डाटा दिया था वो वेक्टर के फॉर्म में दिया था, ये जो डाटा दिया ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया। देखो ए के कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1 z1। बी इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है उसके अलोंग में क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशो होते हैं। तो इस लाइन का जो कार्टेशियन इक्वेशन है ये है x माइनस एक्स वन इज अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ठीक है, चलो देखते हैं। अच्छा, तो क्या करेंगे? लेट a line passing through point A, एक पॉइंट A से पास हो रही है, whose coordinate x1 y1 z1, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1 z1 है, and parallel to a vector, और ये लाइन एक वेक्टर को क्या है? पैरेलल है, whose डायरेक्शन रेशियोज आर, उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है? A B C है। बस समझ में आ गई? एक लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है और एक वेक्टर क्या है? उसको पैरेलल है जिसका डायरेक्शन रेशियो पता है A B C। अब क्या करेंगे? हम एनी पॉइंट P कंसीडर करेंगे। लेट P, अब P क्या है? एनी पॉइंट है। P क्या है? एनी पॉइंट है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? x y z आ जाएंगे। इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? x y z। क्यों? क्योंकि एनी पॉइंट का मतलब क्या था? वेरिएबल पॉइंट। वेरिएबल पॉइंट मतलब वो पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। तो वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग x y z से दिखाते हैं। तो लेट P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? x y z लाइज ऑन द लाइन। कहाँ पे लाई कर रहा है? लाइन पे, ऑन दी लाइन। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके, तो अब क्या मुझे वेक्टर AP बता सकते हो आप लोग? वेक्टर AP, वेक्टर A के कोऑर्डिनेट पता है x1 y1 z1, वेक्टर P के कोऑर्डिनेट पता है x y z। तो वेक्टर AP क्या होता है? x माइनस x1 हो जाएगा, x माइनस x1 I, ठीक है। फिर y माइनस y1 j, ये हमने वेक्टर्स चैप्टर में लिखना सीखा था, प्लस z माइनस z1 k, z माइनस z1 k। ठीक है, ये वेक्टर AP हो गया। वेक्टर B ऑलरेडी पता ही है, वेक्टर B क्या है? AI प्लस BJ प्लस CK। ठीक है, ओके। वेक्टर AP फाइंड आउट करते आ जाएगा ना, कुछ नहीं करना, P माइनस A करना है, वेक्टर AP और वेक्टर B। ठीक है, अच्छा ये वेक्टर AP ये कैसा है? पैरेलल है। वेक्टर AP पैरेलल है किसको? वेक्टर B को। वेक्टर AP पैरेलल टू वेक्टर B, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वेक्टर AP इज इक्वल्स टू कितना आएगा? लैम्बडा वेक्टर B आ जाएगा। वेक्टर AP इज इक्वल्स टू लैम्बडा वेक्टर B। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना ये इक्वेशन। ठीक है, ओके। सो वेक्टर AP क्या है हमारे पास? वेक्टर AP कितना है? x माइनस x1 I प्लस y माइनस y1 j प्लस z माइनस z1 k, ये वेक्टर AP हो गया। इज इक्वल टू लैम्बडा वेक्टर B, लैम्बडा वेक्टर B, तो लैम्बडा और वेक्टर B क्या है? AI प्लस BJ प्लस CK। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस x1 I प्लस y माइनस y1 j प्लस z माइनस z1 k इज इक्वल टू लैम्बडा से मल्टीप्लाई करने पे a लैम्बडा I प्लस b लैम्बडा j प्लस c लैम्बडा k हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दोनों तरफ वेक्टर है, दोनों तरफ वेक्टर है। I का कंपोनेंट क्या है? x माइनस x1 और उधर I का कंपोनेंट क्या है? a लैम्बडा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे।
इधर j का कंपोनेंट क्या है y माइनस वाई वन, इधर j का कंपोनेंट क्या है b लैम्बडा, तो ये इक्वल हो जाएंगे। अच्छा इधर z का k का कंपोनेंट क्या है z माइनस जेड वन, और इधर k का कंपोनेंट क्या है c लैम्बडा, तो ये इक्वल हो जाएंगे। ओके तो यहाँ से देखो a को अगर मैं शिफ्ट करता हूँ तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा लैम्बडा, और यहाँ से y माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा लैम्बडा, और ये z माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा लैम्बडा। तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए लैम्बडा के बराबर में, y माइनस वाई वन अपॉन बी भी लैम्बडा के बराबर में, z माइनस जेड वन अपॉन सी भी लैम्बडा के बराबर में। तो इससे हम लोग क्या बता सकते हैं कि अगर ये इसके बराबर में, ये इसके बराबर में और ये इसके बराबर में, तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए ये इक्वल में हो जाएगा y माइनस वाई वन अपॉन बी, और ये इक्वल में होगा z माइनस जेड वन अपॉन सी। और देखो यही हमें अभी गिवन दिया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका प्रूफ। अब ठीक है, तो अब मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आपके दिमाग में यही क्वेश्चन चल रहा है कि सर क्या ये बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो बात यह है कि लास्ट ईयर तक जब तक आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ था तो लास्ट ईयर तक ये प्रूफ नहीं आते थे, बट इस बार सिलेबस चेंज हो गया, ठीक है। तो इस बार हम बता नहीं पाएंगे ये प्रूफ आएगा या नहीं आएगा करके, ठीक है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो अपने को करके रखना है इसका प्रूफ, ठीक है। प्रूफ बहुत ही सिंपल है, आप एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे आते ही इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। तो अपने को क्या क्या ध्यान रखना है कि ए बी सी क्या है। ए बी सी क्या है, गिवन जो लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना, उसका जो पैरेलल वेक्टर होता है उसके अलॉन्ग के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। अच्छा x1 y1 z1 क्या होता है, x1 y1 z1 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं जहाँ से लाइन क्या होती है पास होती है, और x y z क्या होता है, x y z यहाँ पर एनी पॉइंट इस लाइन पे कहीं पे भी पॉइंट हो सकता है, उसके कोऑर्डिनेट होता है x y z, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो देखो अगर मुझे ये पूछा गया कभी पॉइंट ऑन द लाइन नोट पॉइंट ऑन द लाइन, इस लाइन पे आने वाले पॉइंट फाइंड आउट करो, तो वो पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। तो कहीं पे भी हो सकता है मतलब एनी पॉइंट मतलब क्या P, तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो P के कोऑर्डिनेट मतलब x y z, तो x क्या है, x यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा x1 प्लस ए लैम्बडा, ये x आ जाएगा, y क्या आ जाएगा y1 प्लस बी लैम्बडा आएगा, और z क्या आ जाएगा, z आ जाएगा z1 प्लस सी लैम्बडा आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट और ये z कोऑर्डिनेट। इस लाइन पे आने वाले कोई भी पॉइंट के अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालना है एनी पॉइंट, तो ये वो फॉर्मूला है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ हो चुकी है, ठीक है। आप इसमें कोई कंफ्यूज मत होना, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके वीडियो को अच्छे से देखना, ठीक है, और नोट्स बना लो आप, ठीक है। ओके, तो अभी हमने थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 डिस्कस कर लिया। इस थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको उसको एक साथ लिख के देता हूँ, ठीक है, ताकि आप सारी चीज़ों को एक जगह समराइज कर पाओ, ठीक है, एज अ समरी टाइप, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये बोलेंगे, सबसे पहला पॉइंट है कि जैसे x एक्सिस है, y एक्सिस है और z एक्सिस है, ठीक है, और एक लाइन है, लेट्स से ये लाइन L है, ये लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है और वो पॉइंट है A, ठीक है। A का पोजीशन वेक्टर हमें दिया है वेक्टर A, और इस लाइन का एक पैरेलल वेक्टर है यानी वेक्टर B। तो यहाँ पे क्या कंडीशन दी रहेगी, हमें अगर लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना तो हमें बोला जाएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। कौन से फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म, थ्रू विच लाइन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, या फिर हमें क्या बोला जाएगा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ठीक है ना, पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर, ये चीज़ अपने को बोली जाएगी, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट P लेते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा, वेक्टर R होगा। तो इसका इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, लाइन का वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर R इज इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस लैम्बडा वेक्टर B।
वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी, ठीक है ना। वेक्टर ए क्या है, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जहाँ से लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है। वेक्टर बी क्या है, लाइन का पैरेलल वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर है। ये होगा फर्स्ट थ्योरम। उसके बाद सेकंड पॉइंट हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि इसका अगर कार्टेशियन फॉर्म पूछा जाए, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लाइन, ठीक है, तो दो तरीके की इक्वेशन हमें पूछ सकते हैं। हमें पूछ सकता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, यानी वेक्टर फॉर्म में आना चाहिए, और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। अभी कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, तो हम लोगों को पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं, लेट्स से x1, y1 और z1, ठीक है। जिस पॉइंट से लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है, उसके कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं। और ये जो पैरेलल वेक्टर होता है, पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशो होते हैं, ai प्लस bj प्लस ck, ठीक है। ये बात आपको पता भी है, किसी भी वेक्टर के अलोंग में डायरेक्शन रेशोलाइज करते हैं, ठीक है। और ये एनी पॉइंट होता है p, तो एनी पॉइंट p के हम लोग कोऑर्डिनेट क्या देते हैं, x y z। p क्या है, एनी पॉइंट मतलब इस लाइन पे हो, कहीं पे भी हो सकता है। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c, ठीक है। तो ये है वेक्टर फॉर्म और ये है कार्टेशियन फॉर्म। अब तीसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमें कभी कभी क्या पूछा जाता है कि इस लाइन पे पॉइंट फाइंड आउट करो, इस लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट फाइंड आउट करो। तो इस लाइन पे तो कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट मतलब p, और p के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है, p के कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 प्लस a लैम्बडा होता है। y कोऑर्डिनेट क्या होता है, y1 प्लस b लैम्बडा होता है। और z कोऑर्डिनेट क्या होता है, z1 प्लस c लैम्बडा होता है। ये क्या होता है, एनी पॉइंट ऑन दी लाइन, एनी पॉइंट ऑन दी लाइन, ठीक है। ये बात क्लियर होगी इतना। फोर्थ पॉइंट है, जैसे ये कार्टेशियन इक्वेशन दिया तो इसमें ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशो है। तो इन केस ऑफ डायरेक्शन रेशो वी कैन रिप्लेस विथ डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन से भी रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि x माइनस x1 अपॉन एल, y माइनस y1 अपॉन एल एम, और z माइनस z1 अपॉन एल एम एन, ठीक है। तो ये भी क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन ही है, ये भी क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन ही गिवन दिया है, ठीक है। क्योंकि ए बी सी और एल एम एन तो आपस में क्या होते हैं, रिलेशन में होते हैं, ए बी सी, ओके। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, सिंपल है। जैसे ए बी सी है तो ए बी सी की जगह क्या होगा, एल एम एन होगा। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, जैसे डायरेक्शन रेशो, नॉर्मली क्या होता है, डायरेक्शन रेशो गिवन दिए होते हैं, लेकिन अगर डायरेक्शन रेशो नहीं गिवन है, डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, तो ए बी सी की जगह क्या आएगा, एल एम एन आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी, ओके। फिफ्थ पॉइंट देखो, फिफ्थ पॉइंट, अब यहाँ पे क्या एक पॉइंट है, अगर मान लो वो पॉइंट क्या होता, ओरिजिन होता, अगर ये पॉइंट क्या होता, ओरिजिन होता, मतलब ये जो वेक्टर ए है ये क्या हो जाता, ओरिजिन। ना आप ऐसा बोल सकते, इफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर लाइन कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इसका वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा, वेक्टर इक्वेशन क्या होगा, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू, ये तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि वेक्टर ए क्या है, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, बट वो पॉइंट कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से। तो वेक्टर ए इज इक्वल्स टू कितना आएगा, लैम्बडा वेक्टर बी आ जाएगा, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू कितना आएगा, लैम्बडा वेक्टर बी आएगा। और कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगा, कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगा, अब इस बार क्या होगा, x1 y1 z1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि पॉइंट कहाँ से पास हुआ, ओरिजिन से, मतलब x1 की वैल्यू जीरो है, y1 की वैल्यू जीरो है, z1 की वैल्यू जीरो है, मतलब कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगा, x अपॉन a इज इक्वल्स टू y अपॉन b इज इक्वल्स टू z अपॉन c, क्योंकि x1 की वैल्यू जीरो है, y1 की वैल्यू जीरो है, z1 की वैल्यू जीरो है। कब, जब आपको पता हो कि लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। तो हमें ये ओवरऑल ये 5 जो पॉइंट्स है इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। हालांकि ध्यान में रखने से अच्छा आप इसका कंसेप्ट क्लियर कर लो कि ये यूज़ कब करना है, ये यूज़ कब करना है, इसका क्या मतलब है, ये यूज़ कब करना है, ये यूज़ कब करना है, ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कट होने चाहिए। और ये सारे के सारे ये थ्योरम 1 से रिलेटेड है, थ्योरम 1 थ्योरम 2 से रिलेटेड है।
तो आपको इसका यूज़ कब करना है, जब आपको बोला जाएगा फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक लाइन से पास हो रहे हैं एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है कि किस सिचुएशन के लिए मुझे किस इक्वेशन का यूज़ करना है। अगर वेक्टर फॉर्म बोला तो वेक्टर फॉर्म लगाना है, कार्टेशियन फॉर्म बोला तो कार्टेशियन फॉर्म लगाना है। अगर कोई पॉइंट निकालने की जरूरत गिरे इस लाइन पे, अगर हमें किसी पॉइंट फाइंड आउट करना है, कोई पॉइंट, तो पॉइंट फाइंड आउट करना मतलब एक्स वाई जेड के लिए फाइंड आउट करनी है। तो x के कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 प्लस ए लैम्बडा, y कोऑर्डिनेट y1 प्लस बी लैम्बडा, z कोऑर्डिनेट z1 प्लस सी लैम्बडा। ओके, अच्छा अगर मुझे डायरेक्शन रेशो नहीं देते हुए डायरेक्शन कोसाइन दिया है तो फिर मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर मुझे बोला जाए कि लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो वेक्टर फॉर्म ये हो जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म ये होगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल 5 पॉइंट्स के अंदर आपके दोनों थ्योरम क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। ओके, ठीक है, तो अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़े हैं, जो थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है, उसको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर समझने के लिए हम लोग एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो न्यूमेरिकल को देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपको क्या बोला, वेरीफाई दैट पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर, एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ये है 4i - 11j + 2k लाइज ऑन द लाइन, इस लाइन पे लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये वेरीफाई करना है। ठीक है, मतलब कंसेप्ट क्या रहा होगा, जैसे कि x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस है, और ये मान लो एक लाइन है जिसका इक्वेशन हमें गिवन है। अब ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट इस लाइन पे है या नहीं है ये चेक करना है, ये पॉइंट इस लाइन पे है या नहीं है ये चेक करना है। अब चेक कैसे करेंगे, तो हम ऐसा अज्यूम करके चलेंगे कि ठीक है ये जो पॉइंट है इस लाइन पे लाइक कर रहा है, ऐसा अज्यूम करके चलेंगे। क्या करेंगे, अज्यूम करके चलेंगे। सो लेट अस अज्यूम पॉइंट, इसको मैं पॉइंट P ले लेता हूँ, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर R है, 4i - 11j + 2k। ठीक है, अच्छा अब शायद आप में से कुछ के दिमाग में ये डाउट आएगा, सर आपने R कैसे लिया। अच्छा R क्या है, पहले ये समझो, वेक्टर R क्या है। अच्छा वेक्टर R तो वो पॉइंट होता है ना, वो पॉइंट होता है पॉइंट P, याद है, जिसको हम लोग एनी पॉइंट कहते थे। वेक्टर R को हमने क्या बोला था, एनी पॉइंट, और मैंने आपको ये भी बताया था एनी पॉइंट का मतलब वो पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, वो पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, वो पॉइंट ये भी तो हो सकता है, इसलिए मैंने इसको R मान के चला। बात क्लियर होगी। देखो हमें क्या बोला गया, ये पॉइंट इस लाइन पे है या नहीं है ये वेरीफाई करो। तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है ये पॉइंट इस लाइन पे है, तो कहाँ है, कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है मतलब कोई भी पॉइंट हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है मतलब एनी पॉइंट। एनी पॉइंट को हमने किस लिए कहा था, P से, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या था, वेक्टर R था, तो वेक्टर R हो गया ये। बात क्लियर होगी। इस वेक्टर R को इस लाइन में पुटअप करके देखते हैं, तो 4i - 11j + 2k इज इक्वल्स टू 6i - 4j + 5k प्लस लैम्बडा 2i + 7j + 3k। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4i - 11j + 2k इक्वल्स टू, देखो ये 6i है और ये लैम्बडा 2i हो जाएगा। लैम्बडा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6i + 2 लैम्बडा i, तो i कॉमन निकालने पे 6 + 2 लैम्बडा i रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या -4j है और यहाँ कितना आएगा, ये आ जाएगा 7 लैम्बडा j आ जाएगा। तो j कॉमन निकालने पे यहाँ से -4 बचा और यहाँ से 7 लैम्बडा बच गया j, प्लस फिर यहाँ 5k है और इधर कितना आएगा 3 लैम्बडा k आ जाएगा। तो k कॉमन निकालने से 5 + 3 लैम्बडा k आ जाएगा। ओके, चलो अब कंपेयर करते हैं। तो i का कंपोनेंट कितना है 6 + 2 लैम्बडा और इधर i का कंपोनेंट क्या है 4। ठीक है, ये एक इक्वेशन तैयार हो गया। इधर j का कंपोनेंट क्या है -4 + 7 लैम्बडा इज इक्वल्स टू कितना -11। ठीक है, इधर k का कंपोनेंट कितना है 2 और इधर k का कंपोनेंट 5 + 3 लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब बहुत से लोगों के दिमाग में आएगा सर आप तो रास्ते से ही भटक गए, आपको तो ये चेक करना था ये पॉइंट इस लाइन पे है या नहीं है, और आप तो कुछ भलता ही करने लगे। नहीं है, हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू निकलेगी, यहाँ से भी लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट होगी और यहाँ से भी लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट होगी।
अगर ये पॉइंट जो हमने अज्यूम किया कि इस लाइन पे है, अगर ये वाकई में इस लाइन पे है तो लैम्बडा की हर जगह से वैल्यू कैसे आएगी, सेम आएगी। बात समझ में आ रही है? लैम्बडा की हर जगह से वैल्यू कैसे आएगी, सेम आएगी। जैसे कि क्या होता है ना, वेक्टर के अंदर अगर मान लो ये 3i + 2j + 2k है और ये अगर इक्वल में है 3i + λj + λk के, अगर ये वेक्टर इसके बराबर में है, अगर ये वेक्टर इसके बराबर में, हालांकि बोला इक्वल है, तो लैम्बडा की वैल्यू देखो हर जगह से कैसे आएगी, सेम आएगी। आई देखो, यहाँ से भी लैम्बडा की वैल्यू सेम आ गई और यहाँ से भी लैम्बडा की वैल्यू सेम आ गई, मतलब ये दोनों वेक्टर कैसे इक्वल है। सेम उसी तरीके से हमने क्या मान के चलो कि ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल है। इक्वल है कब इक्वल हुआ, जब मैंने इस पॉइंट को इस लाइन पे कंसीडर किया, तो अब यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू, यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू, यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि लैम्बडा की वैल्यू हर जगह से कैसे आ गई, सेम आ गई, मतलब जो हमने पॉइंट अज्यूम किया था कि वो इस लाइन पे लाई करता है, वो अजम्पशन हमारा सही है। तो चलो लैम्बडा की वैल्यू निकालते हैं। ऐसे 6 को शिफ्ट किया, 4 - 6 -2 हो गया, फिर 2 को शिफ्ट किया तो लैम्बडा की वैल्यू यहाँ से -1 आ गई। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, -4 को शिफ्ट किया तो +4 हो गया, -11 + 4 -7, तो यहाँ से भी लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। और 5 को शिफ्ट किया तो 2 - 5 -3 हो गया, तो यहाँ से भी लैम्बडा की वैल्यू कैसे आ गई, -1। तो आप देखोगे तो तीनों जगह से लैम्बडा की वैल्यू कैसे आ गई, सेम आ गई। तीनों जगह से लैम्बडा की वैल्यू सेम आ गई। इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, वो अजम्पशन हमारा सही है। सो पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर 4i - 11j + 2k लाइज ऑन दी लाइन। बात समझ में आ गया। अगर मान लो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू अगर डिफरेंट आती तो इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया है कि पॉइंट इस लाइन पे है, वो अज्यूम्पशन हमारा क्या होता, गलत हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल है, सिर्फ आपका ये चेक करना है कि आपका जो बेसिक नॉलेज है वो अच्छा है या नहीं है। बस अगर आपका बेसिक नॉलेज अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्या करना है, लाइन का वेक्टर इक्वेशन निकालना है। पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर, P डॉट V का मतलब पोजीशन वेक्टर 4i - j + 2k एंड पैरेलल टू द वेक्टर। अब थोड़ा सा याद करो कि हमने क्या बोला था, थ्योरम नंबर 1 में क्या बोला था। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। ये एक लाइन है, ये लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है, उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को वेक्टर a से दिखाया था। और इस पे क्या, ये लाइन जो है एक वेक्टर को क्या है, पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर को b से दिखाया था। और यहाँ पर एक एनी पॉइंट p लिया था जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर r था। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या था, वेक्टर r = वेक्टर a प्लस लैम्बडा वेक्टर b। इसको हम लोग कौन सा इक्वेशन बोलते थे, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो बस आपको बस ये सोचना है कि यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या है करके। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर, मतलब एक लाइन का वेक्टर इक्वेशन बताना है जो इस पॉइंट से पास हो रही है, जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर दिया है। मतलब ये बेसिकली क्या है, ये वेक्टर ए दिया है, क्योंकि लाइन जिस पॉइंट से पास होती है अपन उसको वेक्टर ए से डिनोट करते हैं। तो ये क्या है, वेक्टर ए हो गया। वेक्टर ए कितना है, 4i - j + 2k, 4i - j + एंड पैरेलल टू द वेक्टर। और जो लाइन है वो इस वेक्टर को क्या है, पैरेलल। तो लाइन किसको पैरेलल होती है, वेक्टर बी को पैरेलल होती है। मतलब ये क्या दिया है हमें, वेक्टर बी दिया हुआ है, -2i - j + k। बात क्लियर होगी। तो बस आपको क्वेश्चन से डाटा लिखते आना चाहिए। ये पॉइंट है, यानी कि ए पॉइंट है, ए का पोजीशन वेक्टर यानी वेक्टर ए दिया है, और ये पैरेलल वेक्टर बोला गया यानी वेक्टर बी बोला गया। बस इसमें पुटअप करो और आंसर लिख के रख दो। वेक्टर ए कितना है, 4i - j + 2k + लैम्बडा, और वेक्टर बी कितना है, -2i - j + k। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा लाइन का इक्वेशन। बस इतना ही रखना है, आगे और कुछ नहीं करना है। इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, वेक्टर r = वेक्टर a प्लस लैम्बडा वेक्टर b। क्लियर है, ऑल राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें भी कहीं ना कहीं वेक्टर है, कहीं ना कहीं क्या हर जगह वेक्टर है, इसमें हर जगह वेक्टर है ही। तो जब तक आपको वेक्टर चैप्टर अच्छे से क्लियर नहीं होगा, लाइन एंड प्लेन में मुश्किल होने वाली है। ठीक है, तो अगर जिस बच्चे ने वेक्टर चैप्टर नहीं किया, पहले जाके वेक्टर चैप्टर अच्छे से समझे,
ठीक है, और तभी जाके आप इस चैप्टर को हैंडल कर सकते हो। ओके, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर 2i + j - 3k। तो चलो यहाँ तक पढ़ने के बाद इतना तो समझ में आ जाता है कि ये बेसिकली क्या है, वेक्टर ए है। क्या है, वेक्टर ए है। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन होगी हमारे पास, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और ये हो गई एक लाइन। ठीक है, ये लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ए कहते हैं, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ए। तो यहाँ पे ये दिया है, देखो बोला गया फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। एक लाइन है जो एक पॉइंट से क्या हो रही, पास हो रही है, वो पॉइंट है ए जिसका पोजीशन वेक्टर, यानी ये वेक्टर ए गिवन है अपने को, वेक्टर ए गिवन दिया है 2i + j - 3k एंड परपेंडिकुलर टू दी i + j + k एंड i + 2j - k। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था वेक्टर b जो पैरेलल होता है, वेक्टर b होना चाहिए था, बट यहाँ पे कोई वेक्टर b अपने को गिवन है क्या, नहीं है, गिवन है। ठीक है, यहाँ कोई पैरेलल वेक्टर गिवन है क्या, नहीं। तो यहाँ कुछ और ही इन्होंने कंडीशन दे दी। क्या बोला गया, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है आपकी लाइन L, ये परपेंडिकुलर है किसको, i + j + k एंड i + 2j - k। तो जैसे दो वेक्टर रहे होंगे, ये जैसे ये वेक्टर, इसको मैं B1 से दिखा देता हूँ, ये पहला वेक्टर, ठीक है, और ठीक है, और कोई दूसरा वेक्टर रहा होगा, कैसे, जैसे ये हो गया दूसरा वेक्टर, वेक्टर B2, कुछ इस तरीके से होगा। तो ये जो लाइन है ये दोनों को कैसे परपेंडिकुलर है, ये कंडीशन हमें बोली गई कि ये जो लाइन है इन दो वेक्टर को क्या है, परपेंडिकुलर है, ये बात क्लियर है। ठीक है, अब हमें ये बात पता है कि मुझे तो क्या, किसके रिक्वायरमेंट है, मुझे रिक्वायरमेंट है उस वेक्टर की जो इस लाइन को क्या हो, पैरेलल हो। हमें क्या चाहिए, पैरेलल वेक्टर चाहिए, बट हमें गिवन क्या दिया है, दो वेक्टर जिसको लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब आते हैं कंसेप्ट वेक्टर पे। अगर मैं b1 और b2 का क्या निकालूं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं। अगर मैं b1 और b2 का क्या निकालूं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं। जैसे कि ऐसा मान के चलो, ये वेक्टर b1 है, ये वेक्टर b1 है, ये वेक्टर b2 है, और हमारी जो लाइन है, लाइन जैसे ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, लाइन L, वो b1 को भी परपेंडिकुलर है, b2 को भी परपेंडिकुलर है। अगर मैं b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालता तो मुझे पता है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मुझे थर्ड वेक्टर देता है करके। आपको पता नहीं ये बात, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है मुझे, थर्ड वेक्टर। और वो जो थर्ड वेक्टर होता है वो इन दोनों को कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये याद आ रहा है, देखो b1 वेक्टर b2 वेक्टर को लाइन L क्या है, परपेंडिकुलर है। ये लाइन L जो है b1 और b2 को क्या है, परपेंडिकुलर है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, लाइन L का पैरेलल वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, एक थर्ड वेक्टर देता है जो इन दोनों का कैसा होता है, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब लाइन L और b1 क्रॉस b2 कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। लाइन L और b1 क्रॉस b2 कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। बस यही तो हमें चाहिए, यानी कि मुझे लाइन L का अगर पैरेलल वेक्टर निकालना है जिसको हम लोग वेक्टर B कहते हैं, वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा इन दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से। ठीक है, इन दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से। तो वेक्टर B = क्या हो जाएगा, b1 क्रॉस b2। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। हमें दो ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वो दो चीज़ें कौन सी है, वेक्टर A और वेक्टर B। यहाँ वेक्टर A गिवन दिया था, वेक्टर B नहीं दिया था, बट वेक्टर B के लिए दो और कंडीशन दे दी कि लाइन L इन दोनों को कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो बस इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो तो एक थर्ड वेक्टर आएगा। थर्ड वेक्टर देखो, ये थर्ड वेक्टर भी इन दोनों को कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर। तो लाइन भी इन दोनों को परपेंडिकुलर है, थर्ड वेक्टर भी इन दोनों को परपेंडिकुलर है, मतलब वेक्टर B और लाइन एक दूसरे को कैसे होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। बस काम खत्म। सो वेक्टर B = कितना, I J K, सेकेंड रो में b1 के कंपोनेंट 1 1 1, थर्ड रो में b2 के कंपोनेंट 1 2 -1। सो वेक्टर B = I, रिलेटेड रो कॉलम को छोड़ दिया, -1 -2 -3, फिर -j, रिलेटेड रो कॉलम को छोड़ दिया, -1 -1 तो -2 प्लस k, फिर रिलेटेड रो कॉलम को छोड़ दिया 2 -1 1। तो वेक्टर B कितना आ गया हमारे पास, -3i + 2j + k। वेक्टर B फाइंड आउट हो गया। वेक्टर B ऑलरेडी गिवन था,
वेक्टर इक्वेशन निकल जाएगा आसानी से। अब तो वेक्टर इक्वेशन क्या होता है? वेक्टर इक्वेशन होता है वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्बडा वेक्टर b। सो वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a कितना है हमारे पास 2i प्लस j माइनस 3k प्लस लैम्बडा वेक्टर b कितना आया था माइनस 3i प्लस 2j प्लस k। तो ये रहेगा हमारा लाइन का वेक्टर इक्वेशन। तो इसमें एक नई चीज़ क्या दी थी हमें कि हमें तो पैरेलल वेक्टर गिवन नहीं था, बट लाइन दो वेक्टर को कैसे थी परपेंडिकुलर थी। तो हमने उस कंडीशन का यूज़ करके हमने क्या किया पैरेलल वेक्टर निकाला। बट जब तक आपको यही बात पता नहीं है कि दो वेक्टर का क्रॉस करने पे थर्ड वेक्टर आता है और वो थर्ड वेक्टर उन दोनों को परपेंडिकुलर होता है, ये चीज़ हमने वेक्टर चैप्टर में सीखी है, तब तक आप यहाँ पे फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए देखो लाइन और प्लेन के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए वेक्टर की बहुत ज़रूरत गिरने वाली। ओके ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज हमने क्या किया, आज हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया लाइन एंड प्लेन। ठीक है। सो लाइन एंड प्लेन पढ़ने के लिए हमें कुछ 3D चैप्टर की ज़रूरत थी, जैसे कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, तो हमने वो सीख लिया। उसके बाद आज हमने 2 थ्योरम सीखे, थ्योरम नंबर 1 थ्योरम नंबर 2। तो उसको आप अच्छे से और समझो। और जो मैंने लास्ट में 5 पॉइंट आपको लिखा के दिया उसको भी देखो। इस चैप्टर के अंदर ना आपको क्या करना है, आप जितने अपने कंसेप्ट क्लियर रखोगे ना उतना न्यूमेरिकल आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देगा। और ख़ास करके प्लेन, जब हम प्लेन स्टार्ट करेंगे तो लाइन तो खैर लाइन उतना कंफ्यूज नहीं करता है, बट प्लेन आपको बहुत कंफ्यूज करेगा अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ट्राई टू क्लियर योर ऑल द कंसेप्ट। मतलब आप अपने कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से क्लियर करो ताकि जब न्यूमेरिकल आपके सामने आए तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप होते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे, बट आज जितना आपने पढ़ा है आप उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। ओके ठीक है।